हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के गैसियस लॉ के टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें सब टॉपिक कौन कौन से आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसैक्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। तो इन सारे लॉ को हम समझेंगे। उससे पहले भले ही आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे एक इक्वेशन देखेंगे और वो इक्वेशन क्या है, PV = nRT। वहां पे हम कुछ यूनिट्स को समझेंगे। अब रीजन क्या है कि हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया बट हम पहले ही यूनिट्स और इस इक्वेशन को समझने लग गए। तो इसका रीजन ये है कि जब ये लॉज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब हम यूनिट्स नहीं कन्वर्ट कर पाते। बहुत से बच्चे जिनको यूनिट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और हम PV = nRT में R की वैल्यू क्या लेंगे, इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले लॉ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले किसको समझेंगे, इक्वेशन को। और वो इक्वेशन क्या है, PV = nRT। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यहाँ पे जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे R जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो होता है गैस कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि हम यूनिट्स क्या ले रहे हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब एक चीज हमें ये समझनी है कि यहाँ पे T क्या है। तो T यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर, जिसे तुम लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा किस में रखोगे जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ का तो राइट साइड का जो पार्ट है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। अब हमें क्या समझना है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रेशर की भी बहुत सी यूनिट्स होती है, कौन कौन सी, ATM, बार, पैस्कल, फिर होता है mm/Hg। ठीक है, देन टॉर होती है इसकी यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स होती है जो हम प्रेशर के लिए यूज करते हैं। बट मेन हमें क्या समझना है कि मेन जो होती है पैस्कल जो होती है वो प्रेशर की SI यूनिट होती है, जो कि क्या होता है, Nm/m²। क्या होता है, Nm/m²। अब अगर इसे लग रहा होगा कि हमें रटना पड़ेगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होता है, m²। तो Nm/m² हो जाएगा, समझ आया। और ऐसे ही इसकी SI यूनिट, CGS यूनिट क्या हो जाएगी, Dyne/cm²। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। अब एक बात समझो, 1 ATM जो होता है ना, यहाँ पे कुछ चीजें जो बिल्कुल तुम्हें पता होनी चाहिए। वो क्या होता है, 1 ATM = 101.325 किलो पैस्कल होता है। ठीक है, एंड 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm/Hg, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं 76 cm/Hg, या फिर ये इसके बराबर भी होता है 760 टोर। ठीक है, टॉर जो भी कह लो। एंड देन 1 टॉर इज इक्वल्स टू 100 किलो पैस्कल। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो प्रेशर की यूनिट्स है, इन्हें याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फंडा थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेट करता है। अब वॉल्यूम की यूनिट्स क्या क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट्स होती है मीटर क्यूब एंड आती है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब होती है उसकी SI यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब होती है उसकी CGS यूनिट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वॉल्यूम लीटर में भी दे सकते हैं। तो देखो क्या है, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml होता है, 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। और एक बात समझो, 1 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml, मैंने क्या बोला, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। फिर मैंने एक चीज यहाँ लिखी, 1 ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे 1 ml की जगह क्या लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब भी तो लिख सकती हूँ। तो ये और किसके बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। एंड एक और चीज, 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब एक चीज समझो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों मैम 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर कैसे आया। तो हम इस चीज को समझेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। अब मैं यहाँ पे तुम लोग को एक ट्रिक बताती हूँ जिसे तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि यूनिट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्या है, यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लो मिली सेंटी डेसीमीटर। ठीक है, ये याद रख लो, और यहाँ पे लीटर भी हो सकता है। ठीक, जब आप नीचे से यहाँ ऊपर गए, ठीक है, मतलब अगर हमें चेक करना है कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो
क्या करना है हमें, सिर्फ नीचे से ऊपर गए तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 10। समझ आया, बस इतना सा ही करना है। तो अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ये पूछा मैंने। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आ रहे हो ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1/10 होता है। तो मैं उसे 10 की पावर -1 भी तो लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -1 डेसीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ आया। तो मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह 10 की पावर -3 लिख दूं, इसको मैंने लिखा 10 की पावर 3 और इसको मैं लिख दूंगी 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या समझना है कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी यहां से हम समझ सकते हैं, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, मीटर से डेसीमीटर मतलब हम ऊपर जा रहे हैं तो कितना होगा, 10 डेसीमीटर होता है। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब में पूछ लूँ तो क्या बोल दोगे, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो यूनिट्स है जो पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब हम समझेंगे, देखो P की यूनिट्स क्लियर है, V की यूनिट्स क्लियर है, N की यूनिट्स क्लियर है, R यूनिट्स पे ही डिपेंड करता है तो वो क्या यूज करना है वो अभी मैं समझा रही हूँ। देन कम्स T की यूनिट केल्विन होगी, वो भी क्लियर है। अब हम समझते हैं कि हम R की वैल्यू क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, आई होप ये बात समझ आ गया होगा, तो मैं यहाँ की चीजें हटा रही हूँ। तो देखो अब मुझे अगर R यूज करना है तो मुझे अगर यूनिट ऑफ R निकालना है तो मैं R को ऐसे लिख सकती हूँ, PV/NT, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमें पता है कि N की यूनिट तो मोल ही रहेगी और टेम्परेचर की यूनिट हमेशा केल्विन ही रहेगी, मतलब मोल और केल्विन सभी में परमानेंट है, सिर्फ चेंज कौन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर प्रेशर एटीएम में यूज होता है और वॉल्यूम लीटर में यूज होता है तो R की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है तुम्हें, 0.0821। क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम, मोल ऊपर जाएगा ना तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ आया। अब सेम मैंने बोला ना ये वाला हिस्सा सेम रहेगा, तो दूसरा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब अगर प्रेशर हमारा किस में आ जाए, प्रेशर हमारा अब अगर पास्कल में आ जाए और वॉल्यूम हमारा किस में आ जाए, मीटर क्यूब में आ जाए, तो क्या होगा, तब क्या यूज करोगे, ठीक है। तो एक बात समझो, पास्कल के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर भी तो लिख सकते हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब है। देखो P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन है तो P इंटू वी, यूनिट रखो, प्रेशर की यूनिट रख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर ये कट गया, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, ठीक है। और मीटर किसकी होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, एंड वर्क इज आल्सो इक्वल्स टू एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो कभी भी अगर प्रेशर पास्कल में दे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे तो R की वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलनी है, R की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 8.314 जूल लिखोगे। समझ आया। अगर तुमने जूल लिख दिया तो यहाँ क्लियर है कि हम क्या ले रहे हैं, यूनिट क्या ले रहे हैं, न्यूटन मीटर है और उसमें क्या क्या आ रहा है, प्रेशर पास्कल में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। तो आई होप ये क्लियर होगा। एंड तीसरी चीज, अगर R हमारा, अगर हम यूनिट कैलोरी में लेते हैं तो R की वैल्यू बहुत शॉर्टेड है, 1.987 होता है जिसे राउंड ऑफ करके 2 लिया जाता है, ठीक है। तो R कितना होगा, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा। समझ आया। तो आई होप ये यूनिट्स की बातें हैं जो क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, लॉस की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो लॉ को समझने के लिए भी ना देखो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि किस लॉ में क्या कांस्टेंट है। तो उसके लिए एक ट्रिक कर सकते हो, BT/CP/GV, समझ आया, इसको याद रखना, तब बहुत आसान होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम समझेंगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पहले ये समझो। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगा। अब देखो PV इज इक्वल्स टू nRT,
यही है तुम्हारा मेन इक्वेशन जिसे तुम्हें पकड़ के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, मतलब फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस हम लेते हैं, तो जब तक गैस सेम है तब तक नंबर ऑफ मोल सेम है। आर मैंने बोला इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, ये बस एक कांस्टेंट है, मतलब ये बस एक नंबर होता है और कुछ नहीं है। टी, अब मैंने बोला बॉयल्स लॉ में टी कांस्टेंट होता है, मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया ना, तो मतलब जो चीजें कांस्टेंट है उनसे हमें मतलब ही नहीं है। अब हमें रिलेशन निकालना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। खुद सोचो, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जैसे कि अगर एक बलून होता है, ठीक है, आप बलून को लो, पहले वो बिल्कुल इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे शेप में होगा, ठीक। मोमेंट आप यहां से और यहां से प्रेशर अप्लाई करते हो, तो प्रेशर अप्लाई करते हो वो उस जगह से क्या होता है, पिचक जाता है ना, कंप्रेस हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एज यू अप्लाई द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, ये मेन है इक्वेशन जो तुम्हें याद रखना है। इस पे ग्राफ बनाएंगे हम, और किस पे ग्राफ बनाएंगे हम इस चीज को समझेंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K/V, ठीक है। अब अगर ये चीज मैं यहाँ लेके जा सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, PV = K, मतलब ये एक मेन, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, जिसपे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो PV = कांस्टेंट, PV का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब वो कभी बदलेगा नहीं। तो क्या मैं इसके लिए, मान लो कोई गैस है, तो पहले उसका इनिशियली प्रेशर क्या था, P1 है, और इनिशियली वॉल्यूम V1 होगा, तो वो तो कांस्टेंट के बराबर है ना। कुछ टाइम बाद उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 के बराबर, वॉल्यूम V2 के बराबर है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद फिर लोगे तो वो P3 V3 के बराबर होगा। तो P1 V1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू P2 V2। समझ आया? ये एक इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। ये किस में यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक। कोई डाउट? अब हम क्या समझेंगे, ये दो है जिन पे हम ग्राफ बनाएंगे। एक और चीज होती है जिसपे हमें ग्राफ बनानी है, वो क्या है, इसी इक्वेशन को उठाओ, PV = K, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा बताओ, लॉग PV हो जाएगा, लॉग PV = क्या हो जाएगा, लॉग K। अब लॉग A × B क्या होता है, लॉग A + B के बराबर आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉग A × B क्या होता है, लॉग A + लॉग B के बराबर होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, लॉग P + लॉग V = लॉग K। समझ आया? अब log P को ये पे छोड़ दो, क्या करेंगे, log P = क्या हो जाएगा, log K - log V। समझ आया? तो ये है हमारा मेन इक्वेशन। अब जरा इसे y = mx + c से कंपेयर करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = mx + c, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगी, x एक्सिस पे हम log V लिखेंगे, y एक्सिस पे log P लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, x एक्सिस पे हम log V लेंगे और y एक्सिस पे log P लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्राफ में स्लोप क्या है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, जो कि क्या है, -1 होगी वैल्यू। समझ आया? तो ये ग्राफ कुछ, और c क्या है, इंटरसेप्ट, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, log K से। तो ये ग्राफ ना यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी, और ये इसका स्लोप है, जिसकी वैल्यू, स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, एंड इट इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे इस इक्वेशन में, और यहाँ पे log K इंटरसेप्ट होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, log K। समझ आया? तो ये एक ग्राफ है। एक ग्राफ अगर P और V के बीच में, इससे बनाना है, इससे हमें अगर ग्राफ बनाना होगा तो सेम चीज क्या करोगे, P को यहाँ लिखो और V को यहाँ लिखो। P और V में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन नहीं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तो उसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, इनवर्स रिलेशन है, ठीक। अभी हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझेंगे, बॉयल्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर अब एक दूसरा मैंने बताया था ना, हम इस पे ग्राफ समझेंगे, PV = K, ये PV का ग्राफ था, ये इसका ग्राफ था। तीसरा ग्राफ क्या आता है, PV = क्या है, PV का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप PV को किसी के भी साथ प्लॉट करो, चाहे यहाँ P ले लो, चाहे यहाँ V ले लो, इसका ग्राफ हमेशा एक सीधा लाइन ही आएगा, बिकॉज PV क्या है, कांस्टेंट है। समझ आया? तो आई होप ये तीनों ग्राफ समझ आ गए होंगे। अब हम एक चीज समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो, बॉयल्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, खुद समझो। अगर हमने क्या बोला कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटना चाहिए, है ना, ये चीज है। एक चीज समझो, क्या होता है कि जब हम
प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लो ये बलून है, ये बलून में कुछ 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक, क्या है इसमें 100 O2 के मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है, मतलब ये बलून कुछ ऐसा हो जाता होगा, ऐसा अज्यूम कर लो कि कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, पिचक के ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ है, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो हो क्या रहा है कि अब वही मॉलिक्यूल्स कम स्पेस में ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हाँ, पहले जो मॉलिक्यूल्स वही 100 मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा स्पेस में फैल के थे। अब आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है ना, वो तो बाहर अभी स्केप कर नहीं रहे, तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अब जो गिवन वॉल्यूम है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना है। बोलो तो अभी भी 100 O2 के ही मॉलिक्यूल्स है, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम हो गया, लोग उतने ही है, तो जगह कम लोग उतने, तो सोचो कितना कॉम्पैक्ट चीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब आप प्रेशर जब बढ़ाते हो ना तो डेंसिटी बढ़ जाती है, समझ आए क्यों, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमारा वॉल्यूम घट गया बट मास तो सेम है ना, तो चीजें क्या होंगी, आपस में बिल्कुल चिपक के पास नहीं आ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी बढ़ेगी, समझ आया। तो ये बात याद रखना कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू विच एयर बिकम मोर डेंसर, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ये चीज मैंने समझाई, तो इसका इनवर्स भी तो बोल सकते हैं, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेंगे, जैसे कि सी लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे क्या होता है, 1 ATM प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होगा 1 ATM, वाइल माउंटेन्स पे या हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.5 ATM। तो अब एक बात बताओ, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो और जब आप अभी प्रेजेंट हो, अभी 1 ATM का प्रेशर है, और जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो तो आपका प्रेशर घट के 0.5 हो गया। तो खुद सोचो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अगर प्रेशर घट रहा है तो एयर क्या हो जाएगा, बताओ एयर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। मैंने यहाँ रिलेशन बताया ना, प्रेशर घटा तो डेंसिटी भी घटेगी। अब डेंसिटी घटने का मतलब समझ रहे हो, मतलब इसको बिल्कुल समझ के करो। डेंसिटी घटने का मतलब वही मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी बढ़ना मतलब पास आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास आ जाते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। बट अब अगर डेंसिटी घट रहा है मतलब फॉर अ गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना, तो जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो ना तो गिवन वॉल्यूम में ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है एयर में, वो कम हो जाता है क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जब गिवन वॉल्यूम में कम होगा तो हमें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना। तो इस वजह से हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कमी के वजह से लोगों को हेडेक, नोजिया और सिकनेस की फीलिंग आने लगती है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ का। और बॉयल्स लॉ यही कहता है कि कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप को घटाने की कोशिश करेगी। तो आई होप बॉयल्स लॉ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो भी समझा दिया, जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी समझा दिया। अब हम चलेंगे चार्ल्स लॉ की तरफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब क्या है चार्ल्स, मैंने बोला ना ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लो और इक्वेशन को लिख लो, PV = nRT, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, ये सेम रहना है, R गैस कांस्टेंट है, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे क्या है, CP प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ये हमने देखा है नॉर्मल लाइफ में। तो अब V प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा, V = KT, मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ V/T = K। तो अगर ये V/T K के बराबर है तो हम इसे क्वेश्चन सॉल्विंग में ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं, V/T1 = क्या हो जाएगा, V2/T2। समझ आया, ये किस में यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग। कोई दिक्कत?
अब हम क्या समझेंगे कि हम इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, v इज इक्वल्स टू के टी है, सेम जो मैंने बताया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर आप लॉग लोगे दोनों तरफ तो लॉग v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग a इंटू बी ना, देखो log a इंटू बी तो है, तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log k प्लस log t, समझ आया। और ये क्या हो जाएगा, log v। अब इसे कंपेयर कर लो, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, x पे टेम्परेचर log t डालो, y पे log v डालो, इंटरसेप्ट log k है और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, +1। ठीक है, ठीक। तो हम अगर इसे बनाना चाहे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, log t x एक्सिस पे ड्रॉ करो, log v y एक्सिस पे ड्रॉ करो। इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट क्या है, log k, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, +m। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ +m है, और क्योंकि इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो डेफिनेटली ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ये क्या है हमारा स्लोप, जिसकी वैल्यू कितनी है, +1, और ये क्या हमारा हो गया, हमारा log k। समझ आ गया। तो ये है चार्ल्स लॉ। अब देखो एक चीज जो तुम्हें समझनी है, चार्ल्स लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है जो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आज हम उस ग्राफ को पहले समझेंगे कि वो ग्राफ कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर तुम यहाँ पे v और t का ग्राफ बना रहे हो और टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, v इज इक्वल्स टू के टी ना, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें ग्राफ कुछ ऐसा। बट अगर यही टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, वो हम यहाँ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, y एक्सिस पे v को प्लॉट करो और टेम्परेचर को x एक्सिस पे प्लॉट करो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और हम कोई ऐसा गैस ले जो कि 1 मोल हो, ठीक है, 1 मोल गैस एट 1 atm प्रेशर, तो एक बात बताओ, ये कंडीशन कुछ एसटीपी की कंडीशंस नहीं लग रही है। तो एसटीपी पे ये क्या है, एसटीपी की कंडीशन है। तो हमें पता है एसटीपी पे एवरी मोल, एवरी गैस ऑक्यूपाइज कितना, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, है ना, ये चीज तो हमें पता है। तो अगर हम कोई गैस लेते हैं जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं, उसका प्रेशर कितना है, 1 atm और 1 मोल गैस है, तो होगा क्या कि वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। अब मान लो कि ये है वो वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो अब अगर हम इसी गैस के लिए ग्राफ बनाना चाहे तो आपने क्या पढ़ा भी कि चार्ल्स लॉ के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए। तो जब हम अब टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो मतलब टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा ना। तो वॉल्यूम घटने का मतलब समझ रहे हो, गैस का वॉल्यूम घटने का मतलब है, वॉल्यूम घटना मतलब वो पास आ रहा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। अब अगर सर्टेन आप बहुत कम करते चलोगे टेम्परेचर तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम ये कहेंगे कि गैस लिक्विफाई हो गया है। हर सब्सटेंस का एक लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, तो हम जब टेम्परेचर गिराएंगे ना बेटा, कम करेंगे, तो क्या होगा कि वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा। ठीक, बट अब बताओ जब बहुत कम कर दिया टेम्परेचर तो वॉल्यूम अब इतना कम हो गया कि गैस अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड। तो हम तो बना रहे थे गैस का ग्राफ, बट अब वो लिक्विड बन चुका है तो ये ग्राफ ब्रेक कर जाता है, समझ आया। बट अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें, मतलब हम इसे अगर एक्सटेंड करें तो ये जिस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि हमने ये कंडीशन रखी थी, अब हम कंडीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम फिर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब देखो PV इज इक्वल्स टू nRT में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, n हमारा 1 मोल है, 1 मोल है जो कि फिक्स है, R तो कांस्टेंट है ही। और हम प्रेशर अब यहाँ पे 2 atm ले लेते हैं। तो अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो हमने क्या पढ़ा था, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को उतना ही घटना पड़ेगा ताकि PV का मल्टीप्लिकेशन क्या रहे, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, बिकॉज PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं। ठीक, तो जब हम 2 atm ये
वाली लाइन किसके लिए दी थी? 1 ATM और 1 मोल गैस के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 ATM के लिए ले रहे हैं, तो 2 ATM के लिए वॉल्यूम घटेगा, तो इसके रेफरेंस में हम नीचे की तरफ थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो अब वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा मतलब यहाँ कहीं हम बना सकते हैं, और ये है हमारा ग्राफ किसके लिए? 2 ATM वाले गैस के लिए। तो अब हम उसके लिए भी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक। ये 2 ATM वाले के लिए इसका मोल कितना है? 1 मोल, ठीक। और जब आप इसका टेम्परेचर घटाओगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? घटेगा 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 घटेगा, और एक पॉइंट पे ये भी क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब लिक्विड में बदल जाएगा। बट जब हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये भी एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। वो पॉइंट की खासियत क्या अभी हम समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सेम चीज, अब इतनी चीजें समझ चुके थे, अब हम प्रेशर को क्या करते हैं? टेम्परेचर सेम ही रखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल गैस लो, बट अब प्रेशर कितना ले लो? 0.5 ATM। मतलब अब हमने प्रेशर को क्या किया? घटाया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो अब इसके लिए जो हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ये था हमारा P1, ये हमारा P2, तो P3 के लिए अब वॉल्यूम ऊपर यहाँ रहे, यहाँ बनेगा ग्राफ। तो इसके लिए भी सेम चीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब आप घटाओगे तो ये भी घटेगा घटेगा, लिक्विफाई होने लगेगा, और एक पॉइंट पे ये भी लिक्विड में बदल जाता है। और जब हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलता है, और इस पॉइंट की खासियत क्या है? ये होता है -273.15, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो या केल्विन टेम्परेचर। केल्विन स्केल पे इसे केल्विन टेम्परेचर बोला जाता है, या एब्सोल्यूट जीरो कहलाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो या केल्विन टेम्परेचर, ठीक। अब एक चीज समझो, ये क्या पॉइंट होता है? ये ऐसा पॉइंट है जहां पे हर लिक्विड, हर गैस का वॉल्यूम क्या होता है? इट अपीयर्स टू जीरो। हम क्या लिखते हैं? इट इज द टेम्परेचर एट विच एवरी गैस वॉल्यूम अपीयर्स टू बिकम जीरो। अपीयर्स ही तो बोलोगे, खुद सोचो, कोई गैस पूरा पूरा लिक्विड में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा। अपीयर्स टू जीरो ही तो बोलोगे, वॉल्यूम बिल्कुल जीरो तो किसी गैस का नहीं होगा ना। तो इस वजह से हम वर्ड यूज करते हैं क्या? अपीयर्स टू जीरो। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है? इट अपीयर्स टू जीरो। अब इस चीज को ना मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे। देखो, मान लो हम क्या करते हैं, हम ये चीज हटा देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं, चार्ल्स लॉ में ही है, दैट इज VT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, ठीक। तो अगर VT में अगर हम क्या कर दे 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हमने रखा, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल्स टू T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, -273 क्या हो गया? ये वो टेम्परेचर है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में -273 वो टेम्परेचर होता है जहां पे गैस का वॉल्यूम जो होता है इट अपीयर्स टू जीरो। तो देखो, इस टेम्परेचर पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। मतलब आप इस इक्वेशन में अगर वॉल्यूम जीरो रखोगे तो वो टेम्परेचर कितना निकल के आता है? -273। और यही वो टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम ऑफ गैस appears to become zero, appears to become zero, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चार्ल्स लॉ क्लियर है, बॉयल्स लॉ क्लियर है, बिल्कुल सॉर्टेड है। अब अगर क्या चाहते हो कि हम चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझे, तो इस चीज को समझो। जैसे एयर बलून देखा होगा, एयर बलून में देखा होगा ना कि जब वो उसको जब ऊपर भेजना होता है तो नीचे कुछ आग सी रहती है, लपट, है ना। तो होता क्या है कि जब आप वो आग की लपटें क्या करती है, जब वो जलता है तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वो जो एयर बलून होता है उसके अंदर की जो हवा है वो क्या होने लग गई? गर्म होने लग गई। अब गर्म होने का मतलब गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे ना। वॉल्यूम बढ़ना मतलब दूर जाएंगे, दूर जाएंगे मतलब क्या हुआ? द गैस इज बिकमिंग लेस डेंसर। जो हॉट एयर होता है, जो गर्म हवा होती है, वो क्या होती है? लेस डेंसर होती है एज कंपेरिजन टू कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर हमेशा कैसा होता है? डेंसर। तो क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता है, मतलब
हॉट बलून के अंदर जो एयर भरा होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके वजह से वो क्या होने लगता है, जो अंदर की हवा है वो लेस डेंसर है, तो लेस डेंसर है, और बाहर की हवा क्या है, मोर डेंसर। तो इसी तरीके से लेस डेंसर जो एयर है वो मोर डेंसर वाले एयर को साइड करते हुए धीमे धीमे वो एयर बलून क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। समझ आया? तो यही एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ का। अब हम लास्ट समझे गै-लुसाक्स लॉ क्या है। तो देखो मैंने बताया था ना शॉर्ट फॉर्म में, गै-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो PV इज इक्वल्स टू क्या कर दो, nRT। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स सेम है, R सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या हो गया रिलेशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर क्या होता है, उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो P इज इक्वल्स टू KT आया, जिसे मैं P अपॉन T भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू K, ये आया। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चाहिए तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, P इज इक्वल्स टू KT है, क्या करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग K इंटू T, दैट इज लॉग K प्लस लॉग T। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग P। अब इसे कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू C प्लस mx, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो x पे log T बना लो और y पे log P बना लो, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा जाएगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, log K। समझ आया? तो ये हो गया हमारा गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ बहुत इजी है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड at constant temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules, equal number of molecules। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट समझ आ गया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, n इंटू Na लिख सकती हूँ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू Na। अब Na तो एक कांस्टेंट है तो उसे छोड़ो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n भी तो लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो V इज इक्वल्स टू K N आएगा, दैट इज V अपॉन N इज इक्वल्स टू K भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन N2, जो कि आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा गै-लुसाक्स लॉ, ये है हमारा एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, और पीछे हमने पढ़े दो लॉ जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और हमने उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी समझे, और जो यूनिट्स है जो मेन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम देता है हम उस चीज को समझ चुके हैं। तो आई होप जो मैंने आज पढ़ाया है तुम सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो।